हेलो स्टूडेंट, आई एम रमाकांत शर्मा एंड आज हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए की स्ट्रक्चर को या उसकी संरचना को। तो लास्ट जो वीडियो था उस वीडियो में हमने तीन प्रॉपर्टीज या तीन जो थे गुण देखे थे डीएनए के या आनुवंशिक पदार्थ के। एक हमने उसके भौतिक गुण या भौतिक प्रकृति देखी, एक हमने रासायनिक गुण देखे, एक हमने जैविक गुण देखे। तो इन तीन गुणों का अध्ययन लास्ट वीडियो तक किया जा चुका है। आज हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, डीएनए की संरचना। बट जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो डीएनए की संरचना है उस संरचना से पहले हम यह देखेंगे कि डीएनए किस प्रकार आनुवंशिक सूचनाओं का स्थानांतरण कर रहा है। ठीक है, तो हेडिंग तो हमारा स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए ही है, लेकिन इसमें एक चीज और एक्स्ट्रा देखेंगे कि डीएनए किस प्रकार आनुवंशिक सूचनाओं का स्थानांतरण कर रहा है। ठीक है, तो डीएनए किस प्रकार आनुवंशिक सूचनाओं का स्थानांतरण करता है, इसके लिए एक सिद्धांत दिया गया। इस सिद्धांत का नाम है सेंट्रल डोग्मा सिद्धांत, सेंट्रल डोग्मा थ्योरी या सेंट्रल डोग्मा सिद्धांत। इसे केंद्रीय सिद्धांत भी कहा जाता है। इसे हिंदी में केंद्रीय सिद्धांत भी कहा जाता है। यह सिद्धांत सन 1958 में 1958 में सन 1958 में फ्रांसिस क्रिक नामक वैज्ञानिक द्वारा दिया गया। किसने दिया ये सिद्धांत? सन 1958 में फ्रांसिस क्रिक नामक वैज्ञानिक ने यह सिद्धांत दिया और इन्होंने अपने सिद्धांत में कहा कि जो आनुवंशिक सूचनाएं होती हैं उन आनुवंशिक सूचनाओं का स्थानांतरण सदैव कैसा होगा? एक दिशीय। एक दिशीय मतलब यूनिडायरेक्शनल, मतलब एक ही दिशा में होगा। तो फ्रांसिस क्रिक अपने इस सिद्धांत में कहते हैं कि आनुवंशिक सूचनाओं का जो स्थानांतरण होगा वो कैसा होगा? एक दिशीय होगा, मतलब एक दिशा में होगा। ठीक है, कब कहा उन्होंने ये? सन 1958 में। इसी एक दिशा के आधार पर ये आनुवंशिक सूचनाओं के लिए एक पथ का निर्माण करते हैं। इनके अनुसार आनुवंशिक सूचनाएं सबसे पहले किस में उपस्थित होती हैं? डीएनए में। ठीक है, उसके बाद ये आनुवंशिक सूचनाएं डीएनए से जाती हैं आरएनए में। कौन से आरएनए में? मैसेंजर आरएनए में। मुख्य रूप से तीन प्रकार के आरएनए हम काम में लेंगे: मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफर आरएनए। तो जब सूचनाएं डीएनए से आरएनए में स्थानांतरित होती हैं तो किस आरएनए की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर? मैसेंजर आरएनए की। और जब सूचनाएं डीएनए से मैसेंजर आरएनए में स्थानांतरित होती हैं तो इस क्रिया को कहा जाता है अनुलेखन। इस क्रिया को हम कहते हैं अनुलेखन। इंग्लिश में इसे कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, उसके बाद जो सूचनाएं होंगी, जो इंफॉर्मेशन होंगी, वो जाएंगी मैसेंजर आरएनए से अमीनो एसिड के पास, अमीनो अम्ल के पास। और जब सूचनाएं मैसेंजर आरएनए से अमीनो अम्ल में स्थानांतरित होती हैं इस क्रिया को कहा जाता है अनुवादन। इंग्लिश में इसे कहते हैं ट्रांसलेशन। तो यहां पर मुख्य रूप से हमने दो तरह की क्रियाएं देखी हैं। एक देखी है अनुलेखन, जिसके द्वारा सूचनाएं डीएनए से मैसेंजर आरएनए में स्थानांतरित होती हैं, और एक देखी है हमने अनुवादन, जिसमें सूचनाएं मैसेंजर आरएनए से अमीनो अम्ल में स्थानांतरित होती हैं। इस प्रकार सूचनाएं केवल एक दिशा में ही स्थानांतरित हो रही हैं, डीएनए से मैसेंजर आरएनए में और मैसेंजर आरएनए से अमीनो अम्ल में। कभी कभी सूचनाओं का स्थानांतरण डीएनए से डीएनए में भी होता है। कभी कभी सूचनाएं जो होती हैं वो डीएनए से डीएनए में भी स्थानांतरित होती हैं। इसे प्रतिकृतिकरण कहा जाता है। इसे प्रतिकृतिकरण या फिर
रेप्लिकेशन कहते हैं। तो यहां पर 3 ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिनके द्वारा सूचनाओं का स्थानांतरण एक संरचना से किसी दूसरी संरचना में होगा। डीएनए से डीएनए में होगा तो उसे कहेंगे प्रतिकृतिकरण। डीएनए से मैसेंजर आरएनए के रूप में होगा तो उसे कहेंगे अनुलेखन। मैसेंजर आरएनए से अमीनो अम्ल के रूप में होगा तो उसे अनुवादन या फिर ट्रांसलेशन कहा जाएगा। तो यहां पर सूचनाओं का स्थानांतरण क्या हो रहा है, एक निश्चित दिशा में हो रहा है, लेकिन दिशा कैसी है, यहां पर एक ही है। यूनिडायरेक्शनल क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है इंफॉर्मेशन का, इसलिए यहां पर सूचना स्थानांतरण को क्या कहा जाता है, एक दिशीय स्थानांतरण। ये एक दिशीय आनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण किसके द्वारा बताया गया, फ्रांसिस क्रिक के द्वारा। और इन्होंने इसी स्थानांतरण की जो प्रक्रिया है उसे एक सिद्धांत के द्वारा दर्शाया जिसे सेंट्रल डोग्मा सिद्धांत या केंद्रीय सिद्धांत कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार आनुवांशिक सूचनाएं डीएनए से मैसेंजर आरएनए में एवं मैसेंजर आरएनए से अमीनो अम्ल में स्थानांतरित होती हैं। और यह अमीनो अम्ल किसका निर्माण करता है, यह अमीनो अम्ल निर्माण करता है प्रोटीन का। ठीक है, तो अंत में सूचनाएं किसके पास पहुंचती हैं, प्रोटीन के पास। तो ये एक दिशीय सिद्धांत किसने बता दिया, फ्रांसिस क्रिक ने 1958 में। इसे कहते हैं केंद्रीय सिद्धांत या फिर सेंट्रल डोग्मा थ्योरी। ठीक है, उसके बाद देखिए सूचनाएं एक ही दिशा में स्थानांतरित हो रही हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा क्या हो सकता है कि सूचनाएं विपरीत दिशा में आ जाए। विपरीत दिशा में मतलब अमीनो अम्ल की सूचनाएं मैसेंजर आरएनए में आ जाए और मैसेंजर आरएनए से सूचनाएं कहां चल जाए, डीएनए में। यानी कि अमीनो अम्ल मैसेंजर आरएनए बना दे और मैसेंजर आरएनए क्या बना दे, डीएनए बना दे। क्या ये पॉसिबल है, इट इज पॉसिबल। लेकिन इस पॉसिबिलिटीज या अनपॉसिबिलिटीज जो है, संभावना या जो असंभावनाएं जो हैं, उस पर विराम लगाने का कार्य किया गया एक वैज्ञानिक के द्वारा जिसका नाम है टैमिन। एक वैज्ञानिक आया था जिसका नाम है टैमिन। इसके साथ एक और वैज्ञानिक था जिन्हें बाल्टीमोर कहा गया था। तो इन दोनों ने संयुक्त रूप से एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत को रिवर्स सेंट्रल डोग्मा सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, रिवर्स सेंट्रल डोग्मा सिद्धांत। रिवर्स का मतलब विपरीत दिशा में, सेंट्रल डोग्मा क्या हो रहा है, एक दिशा में हो रहा है, लेकिन अगर ये किसी कारणवश विपरीत दिशा में भी हो जाएगा तो इसे कहा जाएगा रिवर्स सेंट्रल डोग्मा। ठीक है, ये सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, टैमिन और बाल्टीमोर के द्वारा। इस कारण इस सिद्धांत को टैमिनिज्म भी कहा जाता है। इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है, टैमिनिज्म भी कहा जाता है। ठीक है, तो टैमिन और बाल्टीमोर क्या कहते हैं कि सूचनाओं का स्थानांतरण विपरीत दिशा में भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये केवल एक ही स्थानांतरण बताते हैं अपनी इस प्रक्रिया में। ये कहते हैं कि डीएनए से मैसेंजर आरएनए तो बनता है, मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन भी बनता है, यानी कि अमीनो अम्ल भी बनते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये जो मैसेंजर आरएनए है, ये मैसेंजर आरएनए डीएनए का निर्माण भी कर सकता है। डीएनए तो मैसेंजर आरएनए बना सकता है, लेकिन मैसेंजर आरएनए भी डीएनए बना सकता है। ठीक है, तो जब डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है तो इसे क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन या फिर अनुलेखन। लेकिन जब मैसेंजर आरएनए डीएनए बनाएगा तो इसे कहेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि विपरीत अनुलेखन। तो टैमिन एवं बाल्टीमोर नामक वैज्ञानिक के द्वारा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के बारे में बताया गया, या इन्होंने बताया कि सूचनाएं एक ही दिशा में स्थानांतरित नहीं होती हैं, अपितु विपरीत दिशा में भी स्थानांतरित हो सकती हैं। लेकिन इन्होंने सिर्फ और सिर्फ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के बारे में ही बताया है, रिवर्स ट्रांसलेशन या रिवर्स रेप्लिकेशन के बारे में नहीं बताया है। ठीक है, इसे कहते हैं टैमिनिज्म। इस प्रक्रिया को विपरीत दिशा में डीएनए के निर्माण की जो प्रक्रिया है मैसेंजर आरएनए से, उसे इन्होंने रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहा है या फिर टैमिनिज्म कहा है। और उन्होंने इस बात को जिस सिद्धांत में दर्शाया उसे रिवर्स सेंट्रल डोग्मा
थ्योरी कहा जाता है। ठीक है, विपरीत केंद्रीय सिद्धांत कहा जाता है या रिवर्स सेंट्रल डोगमा थ्योरी कहा जाता है। तो दो तरह के सिद्धांत यहाँ पर मुख्य हैं, एक है सेंट्रल डोगमा थ्योरी जो फ्रांसिस क्रिक ने दी है, और एक है रिवर्स सेंट्रल डोगमा थ्योरी जो टैमिन और बाल्टीमोर ने दी है। टैमिन के द्वारा और बाल्टीमोर के द्वारा चूंकि यह सिद्धांत दिया गया, इस कारण इस सिद्धांत को टैमिनिज्म भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वह इंपॉर्टेंट सिद्धांत जिसके अंतर्गत सूचनाओं के स्थानांतरण को दर्शाया जाता है। ठीक, आई होप कि आपको यहां पर कोई भी समस्या नहीं होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहां पर डीएनए की संरचना की। ये तो सिद्धांत थे, डीएनए की संरचना से संबंधित सिद्धांत इसलिए लिया गया क्योंकि आगे हम देखेंगे कि डीएनए की संरचना किसने दी है, क्रिक, वॉटसन और क्रिक ने। ठीक है, याद है ना आप लोगों को, कब दी है, 1962 में। इन वैज्ञानिकों को, क्रिक और वॉटसन जो वैज्ञानिक था, इनको 1962 में अपनी इस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला है। तो आपकी सेंट्रल डोगमा जो थ्योरी है, ये केंद्रीय सिद्धांत जो है वो हो गया समाप्त। केंद्रीय सिद्धांत किसने दिया, फ्रांसिस क्रिक ने। कब दिया, 1958 में। किसके स्थानांतरण की बात करता है, आनुवांशिक सूचनाओं के स्थानांतरण की। क्या सूचनाएं कैसे स्थानांतरित होंगी, एक ही दिशा में, इसलिए सिद्धांत कैसा है, एक दिशीय सिद्धांत। सूचनाएं डीएनए से डीएनए में आ सकती हैं, हाँ साहब आ सकती हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं, प्रतिकृतिकरण या फिर रेप्लिकेशन। क्या सूचनाएं डीएनए से मैसेंजर आरएनए में जा सकती है, हाँ जा सकती है, इसे अनुलेखन या फिर ट्रांसक्रिप्शन कहा जाएगा। और मैसेंजर आरएनए से सूचनाएं अनुवादन या ट्रांसलेशन द्वारा किसमें स्थानांतरित होंगी, अमीनो अम्ल में। अमीनो अम्ल से किसमें स्थानांतरित होंगी, प्रोटीन में। उसके बाद रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के बारे में बताया, टैमिन और बाल्टीमोर में। इस क्रिया को टैमिनिज्म भी कहा जाता है। इस क्रिया में मैसेंजर आरएनए से किसका निर्माण होगा, डीएनए का। इसे ही विपरीत अनुलेखन या फिर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमने देखी यहां पर केंद्रीय सिद्धांत की संकल्पना। अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, डीएनए की संरचना। तो जिस डीएनए की हम बात कर रहे हैं वह डीएनए क्या है, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड संरचना। कैसी संरचना है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड संरचना। मतलब वह संरचना जो अनेक न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनी है उसे क्या कहते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड संरचना। और ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है यह किस किस से बनी है, यह बनी है फास्फेट समूह से, पंच शर्करा से एवं नाइट्रोजन क्षारकों से। इन तीन संरचनाओं के मिलने से न्यूक्लियोटाइड बनेगा और अनेक न्यूक्लियोटाइड के मिलने से पॉलीन्यूक्लियोटाइड का निर्माण होगा, जो किसका निर्माण करवाएगा, हमारे को डीएनए का। ठीक है, तो सामान्यतः क्या होता है, एक फास्फेट होता है, यह फास्फेट जुड़ता है किसके साथ, शर्करा के साथ। शर्करा जुड़ती है किसके साथ, नाइट्रोजन क्षारक के साथ। फिर इस शर्करा का तीसरा कार्बन फिर किससे जुड़ेगा, फिर जुड़ेगा फास्फेट के साथ। यह फास्फेट फिर किसके साथ जुड़ेगी, शर्करा के साथ। शर्करा जुड़ जाएगी नाइट्रोजन क्षारक के साथ। इसका फिर तीसरा कार्बन किसके साथ जुड़ेगा, फास्फेट के साथ। इस प्रकार ये आपस में क्या होते जाते हैं, जुड़ते जाते हैं। और जब ये जुड़ते जाएंगे तो इसी के साथ नाइट्रोजन क्षारक सामने की तरफ हाइड्रोजन बंधों का निर्माण करेंगे, द्विरज्जु की संरचना बनेगी और यही द्विरज्जु की संरचना आपस में मिलकर किसका निर्माण कर लेगी, डीएनए का। ठीक है, तो यहां पर डीएनए के इस संरचना को या डीएनए के जो निर्माण होने वाली अब जो संरचना है, इस संरचना को हम प्राथमिक कि डीएनए का निर्माण कैसे हो रहा है, वो जो ये संरचना होती है ना इस प्रकार की, इस संरचना का निर्माण कैसे हो रहा है, उस संरचना के चरणों में सबसे पहले बनता है प्राथमिक डीएनए। मतलब हमारी जो डीएनए की संरचना बनेगी वो कुछ चरणों के अंतर्गत बनेगी। मतलब क्या होगा, डीएनए में उसमें जटिल संरचनात्मक संगठन पाए जाएंगे और उन्हें 4 संरचनाओं में क्या किया जाता है, विभाजित। तो डीएनए का जो संगठन है उस संगठन को समझाने के लिए हमें 4 संरचनाएं पढ़नी है। पहली संरचना का नाम है प्राथमिक संरचना,
दूसरी संरचना आएगी द्वितीयक संरचना, तीसरी आएगी तृतीयक संरचना और चौथी आएगी चतुर्थक संरचना। तो 4 संरचनाओं के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है? डीएनए का संगठन। सबसे पहले बात करते हैं प्राथमिक संरचना। यह संरचना एकल रज्जुक डीएनए के बारे में, एकल रज्जुक डीएनए के बारे में बताती है। मतलब वह संरचना जो केवल किससे बनी हो? एकल रज्जुक डीएनए से। तो उस संरचना को हम क्या कहेंगे? प्राथमिक संरचना। इस संरचना में क्या होगा? इस संरचना में केवल एक ही स्ट्रैंड का क्या होगा? निर्माण होगा। और वो स्ट्रैंड कैसे बनेगा? बता दिया मैंने आपको। फास्फेट आएगा, उसके साथ जुड़ेगी शर्करा, शर्करा के साथ जुड़ गया नाइट्रोजन क्षारक, फिर वापस इसके साथ जुड़ गया फास्फेट, फास्फेट के साथ जुड़ गई शर्करा, शर्करा के साथ जुड़ गया नाइट्रोजन क्षारक, फिर जुड़ गया फास्फेट, फास्फेट के साथ फिर वापस शर्करा, शर्करा के साथ नाइट्रोजन क्षारक। तो इस प्रकार क्या हो रहा है? सिर्फ एक ही स्ट्रैंड का निर्माण हो रहा है, एक ही रज्जु का निर्माण हो रहा है। डीएनए की प्राथमिक संरचना में न्यूक्लियोटाइड आपस में 5' तथा 3' कार्बन अणु के फास्फोडाइस्टर बंध द्वारा क्या होते हैं? जुड़ते जाते हैं। बस फास्फोडाइस्टर बंध बीच बीच में जुड़ते जाएंगे और एक लंबी श्रृंखला का निर्माण होगा, जिसके एक तरफ अगर 5' है तो दूसरी तरफ क्या होगा? 3' होगा। बस इतना सा है। तो प्राथमिक संरचना का निर्माण किससे होगा? एकल रज्जुक डीएनए से, जिसमें फास्फोडाइस्टर बंध के द्वारा फास्फेट शर्कराओं के साथ जुड़ता जाएगा और एकल स्ट्रैंड का क्या हो जाएगा? निर्माण हो जाएगा। इसे कहेंगे प्राथमिक संरचना। दूसरी जो संरचना आएगी उसे कहेंगे द्वितीयक संरचना। इस संरचना में द्विरज्जुकी डीएनए का अध्ययन किया जाता है। मतलब जब ये जो सिंगल स्ट्रैंड है ये डबल स्ट्रैंड में बदल जाएगा तो उस संरचना को हम क्या कहेंगे? द्वितीयक संरचना। लेकिन इस संरचना में कुंडलन अनुपस्थित होता है, मतलब कुंडलन नहीं पाया जाता। तो फिर होगा क्या द्वितीयक संरचना में? देखो द्वितीयक संरचना में ये होगा कि जैसे डीएनए का एक स्ट्रैंड हो गया, डीएनए का एक और कोई स्ट्रैंड आ जाएगा, इनमें जो नाइट्रोजन क्षारक होंगे आपस में क्या बना लेंगे? हाइड्रोजन बंधों का निर्माण कर लेंगे। अब है तो 2 रज्जु, लेकिन इनमें इस प्रकार कुंडलन नहीं है। तो इनमें कुंडलन नहीं होगा, द्विरज्जु के डीएनए है, द्विरज्जु के डीएनए के बीच में हाइड्रोजन बंध भी हैं, लेकिन कुंडलन क्या होगा? अनुपस्थित होगा। बात समझ में आ गई? ठीक है। उसके बाद आएगी तृतीयक संरचना। तृतीयक संरचना। इस संरचना में क्या होगा? इस संरचना में हम अध्ययन करेंगे कुंडलित डीएनए का। अर्थात जब डीएनए कैसा हो जाता है? कुंडलित हो जाता है, तब उस संरचना को हम क्या कहते हैं? कुंडलित संरचना। ठीक है। अब डीएनए कैसा हो जाएगा? ये लो साहब, इस बार कुंडलित हो जाएगा। पहले सिंगल स्ट्रैंड था, फिर डबल हुआ लेकिन कुंडलित नहीं हुआ, बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड थे, उसके बाद कैसा हो गया? कुंडलित हो गया। ठीक है। ये हो गई आपकी तृतीयक संरचना। उसके बाद एक और आएगी जिसे कहा जाएगा चतुर्थक संरचना। ये हमारी है 4th संरचना, चतुर्थक संरचना। देखो सामान्यतः क्या हुआ? प्राथमिक संरचना में एकल स्ट्रैंडेड, द्वितीयक संरचना में 2 स्ट्रैंड, बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड, लेकिन कुंडलन नहीं। तृतीयक संरचना में कुंडलन भी हो जाएगा, लेकिन अगर किसी कारणवश कोशिका का आकार कैसा हो जाता है? छोटा हो जाता है। कोशिका आकार कैसा हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। तो ये कुंडलित जो डीएनए है वो अत्यधिक और भी क्या हो जाएगा? कुंडलित हो जाएगा। यानी कि इसमें कौन सी स्थिति निर्मित हो जाएगी? अति कुंडलन की। कैसे स्थिति निर्मित होगी? अति कुंडलन, अति कुंडलित होने की या अति कुंडलन के क्या निर्मित हो जाएगी? स्थिति निर्मित हो जाएगी। और जब कोई डीएनए अति कुंडलित हो जाता है तो उस प्रकार की उसकी संरचना को हम क्या कहते हैं? चतुर्थक संरचना। ठीक है। क्या कहेंगे? चतुर्थक संरचना। तो इस प्रकार हमारे पास डीएनए के संगठन को बताने के लिए कितने प्रकार की संरचनाएं उपस्थित हैं? 4 प्रकार की संरचनाएं। प्राथमिक संरचना में केवल एकल रज्जु की डीएनए होगा, जिसमें फास्फेट शर्करा के साथ फास्फोडाइस्टर बंध के साथ या फास्फोडाइस्टर बंध के रूप में जुड़े हुए रहेंगे।
द्वितीयक संरचना में क्या होगा, एकल रज्जु के डीएनए के पास एक और रज्जु आएगा और दोनों के नाइट्रोजन क्षारक आपस में हाइड्रोजन बंध का निर्माण कर लेंगे, लेकिन उनमें कुंडलन नहीं होगा। तृतीयक जो संरचना होगी उसमें ये दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे पर क्या हो जाएंगे, कुंडलित हो जाएंगे। मतलब वास्तविक जो डीएनए होता है वो कौन सी संरचना के रूप में है, तृतीयक संरचना के रूप में। इनमें क्या हो गया, कुंडलन हो गया, तब संरचना को हमने क्या कहा, तृतीयक संरचना। किंतु यदि कोशिका का आकार छोटा है तो केंद्रक का आकार भी छोटा होगा, और अगर केंद्रक का आकार छोटा है तो उस समय डीएनए अत्यधिक क्या हो जाता है, कुंडलित हो जाता है। तब इसकी इस संरचना को क्या कहा जाता है, चतुर्थक संरचना। ठीक है, तो एकल डीएनए वाला या एकल रज्जुक वाला प्राथमिक संरचना, द्विरज्जुक बिना कुंडलित द्वितीयक संरचना, कुंडलित संरचना तृतीयक संरचना और अति कुंडलित संरचना चतुर्थक संरचना कहलाती है। ठीक है, तो यहां मैंने आप लोगों को दो चीजें एक्सप्लेन की हैं। एक मैंने पहले वाला जिससे था उसमें आपको बताया था केंद्रीय सिद्धांत या सेंट्रल डोग्मा सिद्धांत, उसी में मैंने आपको रिवर्स सेंट्रल डोग्मा सिद्धांत भी बताया जो टैमिन नामक वैज्ञानिक द्वारा दिया गया था। और उसके बाद हमने स्टार्ट की है डीएनए की संरचना, और डीएनए की इस संरचना में हमने संगठन के आधार पर डीएनए की 4 संरचनाएं देखी है। ठीक है, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे डीएनए की वह संरचना जो फ्रांसिस एवं क्रिक नामक वैज्ञानिक द्वारा दी गई है। ठीक है, तो इसके बाद स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में फ्रांसिस क्रिक के वॉटसन और जो क्रिक थे, वॉटसन एवं क्रिक के द्वारा 2 वैज्ञानिक और थे, इनके अलावा एक तो था मॉरिस और एक था विल्किंस। इन दोनों वैज्ञानिकों ने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी विधि द्वारा डीएनए के कुछ चित्र प्राप्त किए थे, और इन चित्रों का विश्लेषण किया था वॉटसन और क्रिक ने। और वॉटसन और क्रिक ने इन चित्रों का विश्लेषण करके डीएनए का एक मॉडल दिया था या डीएनए की एक संरचना दी थी। उस संरचना का अध्ययन करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसके लिए उन्हें सन 1962 में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। ठीक है, तो इस जो संरचना थी इसकी स्टडी करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। क्लियर, चलिए, थैंक यू सो मच।